पहले प्रश्न की चर्चा करें। पहला है, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे और इनके पूर्वज यानी चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके प्रधानमंत्री आचार्य कौटिल्य थे, उन्होंने आचार्य कौटिल्य ने भारत में चंद्रगुप्त मौर्य को अपने शिष्य के रूप में देश में राष्ट्रीय एकीकरण का प्रथम प्रयास किया था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना का प्रारंभिक प्रयास किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र हुए बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र हुए सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक को अपने राजा बनने के समय अर्थात जो राजसी शासन काल था बिंदुसार का, उन्होंने अपने समय में अपने पुत्र यानी अशोक को किस प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया था? क्योंकि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह थी जहां से वो संबंध रखते हैं? तो अशोक जो है अवंती के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। अवंती कौन है? अवंती किस स्थान का नाम है? तो अवंती है वर्तमान में जो उज्जैन है, महाकाल बाबा महाकाल की नगरी। ठीक, तो अवंती यानी वर्तमान में उज्जैन, जिसको अवंती महाजनपद 16 महाजनपद जो 600 ईसा पूर्व के आसपास महात्मा बुद्ध के शासन काल में रहे, उन्हीं में से एक महाजनपद है और इसी को उज्जैनी भी कहा गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की राजधानी भी रहा। बहुत ऐतिहासिक शहर है अवंती और वहीं से ये अशोक को गवर्नर नियुक्त किया गया था। अशोक का वैसे संबंध विदिशा में महादेवी से विवाह भी हुआ था, एक वैश्य की पुत्री से, तो उनका वैसे संबंध विदिशा से भी है और अवंती उनको राज्यपाल पद के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट आता है, एक सूची दी गई है जिसमें से आपको मिलान करना है। एक साइड दिया हुआ है सेना नायकों यानी क्रांतिकारियों नेतृत्वकर्ताओं का नाम और एक तरफ दिया हुआ है स्थान का नाम। तो इनमें से कौन सा जोड़ा मिलान करेगा उसको हमको देखना है। तो राजा ठाकुर प्रसाद, राजा ठाकुर प्रसाद किस रियासत से संबंधित थे जहां उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? और अन्य शंकर साय, शेख रमजान, दिलहन साय ने कहा नेतृत्व किया? तो राजा ठाकुर प्रसाद का संबंध है राघवगढ़ से, शंकर साय का संबंध है गढ़मंडला से, गौंड शासक थे, शेख रमजान सागर में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया था, दिलहन साय का संबंध नरसिंहपुर से था। ठीक इस प्रकार से ये जो जोड़ी है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राजा ठाकुर प्रसाद ए का तीसरा केवल इसमें है, बाकी में नहीं है, अर्थात ऑब्वियसली ये पूरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कभी कभी आप बहुत भाग्यशाली होते हैं जब आपसे एक ही ऑप्शन का आंसर पता होता है लेकिन अन्य तीन जो है सही जोड़ी के माध्यम से सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को देखा। ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हम बताते जाएंगे आप अपने डायरी में नोट करते चलें और यह आगामी जो भी परीक्षा होगी उसके लिए आपको बहुत शॉर्ट नोट्स के रूप में मदद करेंगे। तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जबलपुर में त्रिपुरी एक स्थान है, आज उसको तेवर ग्राम जिसको हम तिलवाड़ा घाट भी कहते हैं, वो इस स्थान को त्रिपुरी नाम से जाना जाता था। ये कलचुरी राजाओं की राजधानी रहा है। साथ ही साथ ये त्रिपुरी 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। बाद में पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षी उम्मीदवारी के रूप में गांधी जी के समर्थन और नेताजी के अध्यक्ष बनने की खुशी से नाखुश होते हुए महात्मा गांधी को देखते हुए नेताजी ने त्यागपत्र भी दे दिया था और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए संगठन की स्थापना भी करी थी। फिलहाल त्रिपुरी आप समझें कलचुरी वंश की राजधानी रहा है, जबलपुर में है, तेवर नाम है वर्तमान में, पहला त्रिपुरी था और यहां तिलवाड़ा घाट संबंधित है। ठीक है, आगे बात करें। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? तो दोस्तों ग्वालियर में राजा मानसिंह के पुत्र थे विक्रमजीत तोमर और इनको हराने वाला जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश लास्ट वंश था। बाद में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया और लोदी वंश का पतन हुआ, मुगल वंश की सत्ता भारत में आई। तो इस तरीके से जो इब्राहिम लोदी था ये आगरा में अधिकार कर लिया और आगरा में अधिकार कर लिया, वहां से हुमायूं शेरवानी को सेना नायक के रूप में बनाकर भेजा ग्वालियर और विक्रमजीत को हरा दिया।
और यहां से उन्होंने कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बाद में कोहिनूर हीरा अब वर्तमान में इंग्लैंड में है। आगे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को कहां फांसी दी गई थी? तो उस स्थान का नाम बताना है जहां फांसी दी गई थी। तो ध्यान दें, बख्तावर सिंह कौन थे? बख्तावर सिंह धार जिले की अमझेरा रियासत है, धार जिले की अमझेरा रियासत, ठीक है, अमझेरा रियासत, वहां के जागीरदार थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया भारत की आजादी के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए। और इनको नवंबर 1857 में गिरफ्तार किया गया। क्या किया गया? गिरफ्तार। और इनको 10 फरवरी 1858 को इंदौर में फांसी दी गई थी। कहां दी गई थी फांसी? इंदौर में दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1858 में इंदौर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बेसनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? तो बेसनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? तो दोस्तों, बेसनगर जो है विदिशा का प्राचीन नाम था। और बेसनगर भारत का, मध्य प्रदेश का वह पुरातत्व स्थल है जहां से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिसको यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण कराया था, जो भागवत धर्म से संबंधित है। और ये विदिशा में है। बेसनगर इसका प्राचीन नाम था, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें, असहयोग आंदोलन में जबलपुर से क्षेत्र से किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 तक चला था। और 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, कई पुलिसकर्मियों को जिंदा थाने में जला दिया गया था। बाद में गांधी जी ने आहत होकर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। लेकिन असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व हुआ और जबलपुर में हुआ। कौन नेतृत्व करता थे? सेठ गोविंद दास थे। तो ध्यान रखिएगा, सेठ गोविंद दास मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं। और आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर किसे 6 माह के कारावास की सजा हुई थी? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर किसे 6 माह के कारावास की सजा हुई थी? तो ध्यान रखेंगे कि मार्च 1923 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की आन बान शान को लेकर ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो अस्मिता थी, जो हमारा गौरव है, उसको बढ़ाने का काम किया। और एक अखिल भारतीय स्तर पर फिर नागपुर में झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था। ठीक है, तो उसकी विशेष हिस्ट्री है। और ये पूछा गया है कि वहां ध्वज फहराने पर किसको सजा दी गई थी 6 महीने की? तो वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है और ये नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। और ये जबलपुर में हुआ था। कहां हुआ था? ये जबलपुर में हुआ था, 1923 में हुआ था। और इस प्रकार से ये झंडा सत्याग्रह में इनको क्या दी गई थी? 6 महीने की सजा दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें तो किस वर्ष रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी? तो रतलाम में स्त्री सेवा दल एक संगठन था, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता के प्रति परिलक्षित था या उसके लिए संबंधित था। इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। 1931 में रतलाम में की गई थी, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1931। आगे हम बात करें नेक्स्ट, ठाकुर रणमत सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? तो ठाकुर रणमत सिंह मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महान सेनानी थे और इनका संबंध रीवा रियासत से संबंधित था। और ये रीवा रियासत जो थी, रीवा रियासत में ये सैनिक की भूमिका में थे। और ठाकुर रणमत सिंह रीवा जिले की मनकाहरी रियासत से संबंधित थे, मनकाहरी ग्राम से संबंधित थे और रीवा रियासत से संबंधित थे। ठीक है, इसके अलावा ठाकुर रणमत सिंह के सम्मान स्वरूप वर्तमान में रीवा में स्टेडियम है, खेल स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहा जाता है। इनके नाम से TRS कॉलेज भी है रीवा में, ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हुआ। आगे हम बात करें उरुस रंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? तो उरुस रंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? तो जैसे कि मध्य प्रदेश में जो कला और स्थापत्य जो कलाएं हैं, उनमें से ये विशेषता पूछ रहा है। उरुस रंग मतलब शिखर, अंतराल मतलब गैप,
किस स्थान पर, तो ये विशेषता है आपकी बुंदेलखंड स्थापत्य की। बुंदेलखंड स्थापत्य में आपको ये कहाँ मिल जाएंगे, तो खजुराहो में। खजुराहो में जो मंदिर समूह है वहां आपको ये स्थापत्य कला की विशेषता मिल जाएगी। उरुसरंग मतलब शिखर की विशेषता, और अंतराल मतलब गर्भगृह और उसके गेट के बीच का जो अंतराल है और उसके बीच में जो प्रदर्शनी होती है, कोई भी मंदिर हो, कोई भी भवन हो, वहां स्मारक हो, वो स्थापत्य की विशेषता बताता है, वो स्थापत्य है बुंदेलखंड। ठीक है, आगे हम बात करें किस लोकगीत का संबंध पंडवानी लोकगीत से है, तो ये लोकगीत का संबंध पूछ रहा है, तो ये लोकगीत नहीं है दोस्तों, ये लोक गायिका है, यहां ध्यान रखिएगा, लोक गायिका। ठीक है, तो किस लोक गायिका का संबंध पंडवानी लोकगीत से है, तो शांतिबाई, इनका भी उषाबाई, पुनियाबाई, तीनों इससे संबंधित हैं। ठीक है, पंडवानी लोकगीत से। और ये जो पंडवानी लोकगीत है पूर्वी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड बघेलखंड में इसको गाया जाता है। आगे बात करें, बुंदेलखंड में प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है, तो बुंदेलखंड में प्रचलित फाग गायन, फाग गायन क्या होता है, फाग को ये संबंध रखता है बघेलखंड में और बुंदेलखंड में फगुआ। ठीक है, फगुआ जो होता है वो होली के अवसर पर गाया जाता है। जिस दिन होली धुरेड़ी होती है, खेलते हैं, उस दिन नगाड़ों ढोलक के साथ पुरुष लोग जो है फाग गायन करते हैं। ठीक है, और बाकायदा इस दिन जो है तो जो क्या बोलते हैं उसको, भांग वगैरह बनाते हैं, उसको लेते हैं और वो मचलते हुए होली का आनंद लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये गायन होता है। आगे आता है, सुमेलित करें, कुछ मेले दिए हैं और उस मेलों का संबंध किस स्थान से है इसको बताना है। तो रामलीला का मेला, रामलीला का मेला कहाँ होता है, भांडेर दतिया में है। रामलीला का मेला कहाँ है, भांडेर दतिया में। हीरा भूमिया का मेला कहाँ है, तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में है। कालू जी महाराज का मेला कहाँ है, तो कालू जी महाराज का मेला जो है ये पिपल्या खुर्द खरगोन में, पिपल्या खुर्द खरगोन महेश्वर में है। ठीक, और महेश्वर कहाँ है, खरगोन में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, खरगोन में। आगे गधों का मेला, गधों का मेला चित्रकूट और उज्जैन में लगता है। तो गधों का मेला कहाँ लगता है, चित्रकूट उज्जैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का चौथा ये वाला। ठीक है, हीरा भूमिया, ए का तीसरा और हीरा भूमिया ग्वालियर, ये वाला हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, और कालू जी महाराज का मेला पिपल्या खुर्द खरगोन, इस तरीके से ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, तो सरहुल क्या है वास्तव में, सरहुल एक ऐसा त्योहार है जो सूर्य देव और माता धरती यानी धरती माँ और सूर्य देव इनके बीच विवाह का प्रतीक है। और ये सरहुल उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। उरांव जनजाति मुख्यतया ओडिशा छत्तीसगढ़ की जनजाति है और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से सीधे सिंगरौली जिलों में निवास करती है। तो इनका जो पारंपरिक पर्व है सरहुल, वो सूर्य और धरती के बीच विवाह का प्रतीक है। ठीक है, ये विवाह के अवसर के रूप में मनाया जाता है सरहुल जनजाति द्वारा। आगे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है। लोक नृत्य क्या होते हैं, लोक नृत्य लोक अंचल में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी जाति समुदाय विशेष द्वारा किए जाने वाले नृत्य या किसी स्थानीय विशेषता को प्रकट करने वाले नृत्य लोक नृत्य कहलाते हैं। लोगों में प्रचलित, जैसे निमाड़ एक लोक अंचल है, बघेलखंड एक लोक अंचल है, बुंदेलखंड है, मालवा है, इसको हम लोक नृत्य समूह कहलाते हैं। तो कर्मा जो है, कर्मा को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें, टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है, तो टिकोरा जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र क्या होता है, किसी भी डांस में किसी भी गीत में बजाया जाने वाला उपकरण या सामान। ठीक है, उसको हम वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये है आंसर इसका कहरवा। कहरवा जो है गोंड जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है जो विवाह के अवसर पर रात्रि में किया जाता है और उसमें टिकोरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लें। नौरता, नौरता किस अंचल की लोक चित्र कला है, तो नौरता जो है किस लोक
किस अंचल की लोक चित्रकला है। दोस्तों ये जो हम ऑप्शन बताते जा रहे हैं, ये यदि आपसे बनता है तो आप अपने रफ में एक सीरियल से नंबरिंग कर लें और दूसरी तरफ ABCD नाम लिख लें, जो भी सही होगा, और आपको मिलान करते जाएं कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं मेरे बताने से पूर्व। इससे आपका आत्म साक्षात्कार होगा, आत्म मूल्यांकन होगा कि आपसे कितना आता है। और यदि नहीं आता तो वो चीजें आप नोट कर लें और बार बार वीडियो को देखें, रिवाइज करें, स्पीड लगाकर देखें, उसको बढ़ाकर, और आपको ये मदद करेगा आपके रिवीजन में। ठीक है, हालांकि इसका PDF क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो नवरता किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो दोस्तों नवरता जो है दो शब्दों से मिलकर नवरता, नवरात्रि, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड में कुंवारी लड़कियों द्वारा, जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी कुंवारी लड़कियों द्वारा एक प्रकार से पूजा की जाती है, और दीवार में जो है गेरू से, हल्दी से, कुमकुम से चित्र बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है तो 9 दिन तक। तो इस प्रकार से कुंवारी लड़कियों द्वारा बुंदेलखंड में नवरता जो है लोक चित्रकला दीवार में बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है, ध्यान रखेंगे। आगे आता है बटहोली नामक प्रसिद्ध पात्र जो है किस धातु के बने होते हैं? तो बटहोली बर्तन है, और किससे बना होता है? ये कांसा से बना होता है। कांसा से बना होता है तो ये कहाँ बनता है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में। सतना जिले में कहाँ? उचेहरा एक तहसील है, और इस उचेहरा की तहसील के अंतर्गत जो स्थानीय समुदाय है वहां इसको लोकल मार्केट में बेचते भी हैं। तो ये कांसा से बने बर्तन मिलते हैं, ठीक है। तो ये बटहोली पात्र ध्यान रखें। जैसे आपके नरसिंहपुर में भी जो है, चिचली में, नरसिंहपुर का एक स्थान है चिचली, ठीक है, नरसिंहपुर में चिचली भी एक स्थान है जहां से पीतल के बर्तन बहुतायत में मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहां पाई जाती है, किस स्थान में? जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश जिस तरीके से क्षेत्रफल यानी प्राकृतिक रूप से सौंदर्य रखता है, पर्यटन पुरस्कार प्राप्त करता है, कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है, उसी तरीके से चूंकि भारत में टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टाइगर है, 526 पूर्व जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। उसी तरीके से हमारे जो सांस्कृतिक विविधता संपन्न मध्य प्रदेश की संस्कृति है, कला एवं संस्कृति का समन्वय है, उसमें जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। और यहाँ 21.10% आबादी टोटल जनसंख्या में है जनजातियों के, इसीलिए यहाँ लोकसभा विधानसभा में इनकी सीटों का भी आरक्षण ज्यादा किया गया है। तो कई जनजातियां पाई जाती हैं, लगभग 47 जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, उनकी अन्य सहायक उपजातियों को छोड़कर। तो हलवा जनजाति भी एक जनजाति है मध्य प्रदेश में, और वह जो है बालाघाट में मुख्यतः निवास करती है। बालाघाट मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी कोना का जिला है जहां हलवा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। यह मध्य प्रदेश का नक्सल प्रभावित जिला भी है। सर्वाधिक वर्षा होती है बालाघाट में, बांस सबसे ज्यादा पाया जाता है बालाघाट में। इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ ध्यान रखेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें जंगलियों के भी, जंगली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जंगलियों के जंगली किसे कहा जाता है? तो जंगलियों के जंगली उन्हें हम कहेंगे जो जंगल से ज्यादा जुड़े होंगे, ठीक है, और वहां उनका रहन सहन होगा, वैसी संस्कृति होगी उनकी, ठीक है। तो ये कहा गया है भारिया जनजाति को। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जनजाति है जिसको केंद्र सरकार द्वारा 3 जो लिस्टेड जनजातियां हैं, संवेदनशील जनजातियां हैं और संकटग्रस्त जनजातियां हैं, उनको जो है घोषित किया गया है बैगा सहारिया भारिया। तो भारिया को कहा गया है जंगलियों के जंगली। ये कहाँ कहा गया है? 1981 की जनगणना में कहा गया। कब कहा गया था? 1981 की जो जनगणना हुई थी, 10 की जनगणना, उसमें इस शब्द से संबोधित किया गया था, वो भारिया जनजाति, ठीक। आगे हम बात करेंगे इनका निवास वगैरह कहाँ है। तो मेटाकोईतुर किसकी उपजनजाति है? मेटाकोईतुर जो है किसकी उपजनजाति है? तो ये है माड़िया की, ठीक है। किसकी जनजाति है? ये माड़िया जनजाति की उपजाति है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा क्या? माड़िया जनजाति, ठीक है। आगे हम बात करें भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है, ठीक है। किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है? तो ये आंसर है इसका विशेष स्थान का नाम पूछ रहा है, अर्थात निवास स्थान होगा या किसी अन्य से संबंधित होगा, त्योहार वगैरह से। तो भारिया जनजाति के साथ जो स्थान है वो है पातालकोट का जंगल। पातालकोट का जंगल छिंदवाड़ा में है और
यहाँ पातालकोट तामिया तहसील में यहाँ जो है क्या किया गया है, पातालकोट विकास खंड में पातालकोट विकास प्राधिकरण भी गठित किया गया है भारिया जनजाति के विकास के लिए। और ये पातालकोट इनका प्रमुख निवास स्थान माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये जो है धरातल से कुछ नीचे है, इसकी गहराई है, इसीलिए वहां कहते हैं कि प्रकाश इतना ज्यादा नहीं पहुंच पाता। वहां इस तरीके से वो आदिम संस्कृति आदिम जनजाति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो पातालकोट छिंदवाड़ा में है और ये स्थान उनसे संबंधित है। ठीक, भारिया जनजाति को ही जंगलियों के जंगली कहा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, अच्छा वो जो भारिया जनजाति है वो केवल पातालकोट छिंदवाड़ा में नहीं, कई जिलों में, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ठीक है, उसके आसपास के जिलों में। आगे हम बात करें इस प्रश्न में, जहां जनजाति एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। घोटुल, घोटुल का संबंध क्या है? घोटुल क्या है? घोटुल एक युवा ग्रह है। किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति से थे। तो एक का दूसरा ये वाला हो सकता है या ये वाला। भागोरिया क्या है? भागोरिया एक त्योहार है, मेला है, हाट मेला है, प्रणय पर्व है, ये प्रेम का त्योहार है। ये भील जनजाति द्वारा झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिलों में किया जाता है। तो भागोरिया क्या है? भील जनजाति से संबंधित है। बेवार क्या है? बेवार एक पोंडू या झूम खेती है और यह बैगा जनजाति द्वारा प्रमुख रूप से की जाने वाली पारंपरिक चलित खेती है। बैगा या गोंड जनजाति द्वारा भी किया जाता है। कर्मा, कर्मा तो आपको पता है कि मैंने बताया कि लोक नृत्यों का राजा कहलाता है और ये पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य है, लोकगीत भी है। तो गोंड बैगा जनजातियों द्वारा इसको किया जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे, जनजातियों और उनके नृत्य के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें। तो कौन सा कथन गलत है या कौन सा जोड़ा गलत है? तो सही कौन सा है? सही कौन कौन से हैं? गलत अपने आप पता चल जाएगा। रागनी सहरिया सही है, रागनी एक नृत्य है, ठीक है, रागनी क्या है? एक नृत्य है। और दुलदुल घोड़ी भी है, उसका नृत्य है सहरिया जनजाति का। खम्ब स्वांग कोरकू बिल्कुल सही है। झरबट दशहरा बैगा जनजाति से संबंधित है, ठीक। कोल दहका ये कोल जनजाति से संबंधित है, इसलिए ये गलत है, ये भील से संबंधित नहीं है। तो ये वाला इसका आंसर गलत